हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेल स्पेशल बिहार में स्वागत करते हैं। आज मैं एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 में पूछे गए मैथ क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़ कर चला जाता है, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है। ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 14 का और 21 का। 14 और 21 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। ये 42 क्या है, यहाँ पर टोटल 42 काम है जिसको पूरा करना है। अब यहाँ पर देखिए, ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और कार्य कितना है, 42। तो देखिए यहाँ पर ए है जो कि अकेले 14 दिनों में 42 कार्य पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना कार्य पूरा करेगा, यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझिए। 14 42 3 काम पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर बोल रहा है बी अकेले उस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी कितने दिनों में पूरा करता है, इसी कार्य को 42 काम को 21 दिन में पूरा करता है। 21 दिन में 42 काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा। तो 42 को 21 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 काम पूरा करेगा। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन में ए प्लस बी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। अब देखिए, ए प्लस बी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। मतलब कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, लेकिन उससे पहले 4 दिन तक ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 काम किया। अब यहाँ पर देखिए, एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में दोनों एक साथ अगर काम स्टार्ट करें तो एक दिन में कितना काम करेगा। देख लीजिए, ए एक दिन में तीन काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों 4 दिन तक 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो टोटल काम कितना किया, 4 गुने यहाँ पर 5 कर देंगे, टोटल 20 काम किया। पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा। जब भी किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए, जब 20 काम पूरा हो गया तो काम कितना शेष बचा, टोटल काम हमको 42 करना है। 42 करना है, जिसमें से 20 हमारा हो गया है 4 दिन में, तो काम बच गया 22 काम हो गया शेष, 22 काम शेष बच गया। अब यहाँ पर देखिए, बोल रहा है शेष काम को बी पूरा करता है, तो कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देख लीजिए, जब बी अकेला था तो एक दिन में 2 काम किया, मतलब 2 काम करने के लिए 1 दिन लेता है। तो एक काम करने के लिए कितना दिन लेगा, 1/2 दिन लेगा। तो कितना काम शेष बचा हुआ है, शेष 22 काम बचा हुआ है। तो 22 काम को पूरा करने के लिए 1/2 गुने 22, आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर 11 आएगा, 11 दिन लेगा। तो शेष काम बी 11 दिन में पूरा करेगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त के परिधि के समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1346 वर्ग सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए, बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप। मान लीजिए ये एक वर्ग है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त के परिधि समान है। ये वर्ग है जिसके वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, और यहाँ पर एक वृत्त है जिसकी एक त्रिज्या r है। अब यहाँ पर मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा a है, वृत्त की त्रिज्या r है। आगे बोल रहा है
दोनों के इसका परिमाप, वर्ग के परिमाप और वृत्त के परिधि दोनों समान है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा मतलब 4a। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई और r। और आगे देखिए हमको दिया है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1346 वर्ग सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है 1386 वर्ग सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? 1386 वर्ग सेमी के। तो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान कांस्टेंट है जो कि 22/7 के बराबर होता है। आर स्क्वायर बराबर 1386 वर्ग सेंटीमीटर के होता है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा 1386 में हम 7 से गुना कर देंगे और 22 नीचे चले आएगा। अब यहाँ पर हम काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, यहाँ पर 1386 है, 11 से काटेंगे तो एक बार में 2 बचेगा। अब फिर हम 11 दूनी 22, 2 काटेंगे हो गया, फिर 6 बचेगा, 11 6 66। अब देखिए 2 से काटेंगे यहाँ पर 6 3 यानी 63 गुने 7। 63 के साथ 63 गुने 7 को हम लिख सकते हैं 963 यानी 9 गुने 7 गुने 7 यानी यहाँ पर 9 3 के स्क्वायर गुने यहाँ पर 7 गुने 7 यानी 7 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब आर स्क्वायर बराबर से 3 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर है तो आर का मान कितना हो जाएगा? पहले क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। 3 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर। अब देख लीजिए जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 7 के स्क्वायर है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो रेडियस का मान जो है आर का मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर है वर्ग का परिमाप और वृत्त के परिधि दोनों बराबर है। वर्ग के परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वृत्त के परिधि 2 पाई आर। यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 2 गुने 22/7 पाई की जगह पर, और आर का मान कितना निकला है? आर का मान 21 निकला है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए 27 21। अब देख लिए इसलिए एक किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 44 हो जाएगा गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 नीचे चले आएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 11 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 33 सेंटीमीटर के। अब देख लीजिए यहाँ पर आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर हम भुजा ए माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए कितना है? यहाँ पर ए 33 है तो 33 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम 33 का होल स्क्वायर करेंगे तो 33 का होल स्क्वायर होता है लगभग 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना करता है तो परिणामी सही मान के कितने प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पर रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना कर देता है। मान लीजिए हमको संख्या नहीं मालूम है, संख्या क्या है? वह संख्या x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है और करोड़ भी हो सकता है। लेकिन हमको एक पार्टिकुलर संख्या ऐसा मानना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन कम समय में जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मान लेते हैं वह संख्या 4 हम मान लिए हैं। तो 4 को क्या करेंगे? 2 से पहले हम विभाजित कर देंगे। 2 से हम विभाजित कर देंगे तो 4 को 2 से विभाजित कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है 2 से विभाजित करने के बजाय वह 2 से गुना कर देता है। उसको विभाजित नहीं करना था, उसको गुना करना था। तो गुना करते
अगर हम 2 से गुना कर देते तो यहाँ पर 8 आ जाता, लेकिन उसने वह क्या किया, 4 को 2 से भाग दे दिया और 2 आ गया। तो पूछ रहा है परिणामी संख्या, जो परिणामी संख्या आया है, यहाँ पर संख्या होगा सही मान के कितना प्रतिशत है। परिणामी संख्या यहाँ पर 8 आया है और सही मान कितना है, सही मान 2 है, जिसको भाग करना था लेकिन वह गुना कर दिया है। तो परिणामी संख्या 8 हो गया। सही मान का कितना प्रतिशत है, तो सही मान हमारे पास 2 है और प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, प्रतिशत हो गया, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 8 को हम 50 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400%, यही सही आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है A/B, मतलब A और B का रेशियो कितना है, 5:8 और B/C, यानी B और C का रेशियो कितना है, 11:13। यदि A किसके बराबर है, A बराबर 110 के, तो C का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, A/B कितना दिया हुआ है, 5:8। अब यहाँ पर देखिए B/C कितना दिया हुआ है, 11:13। यहाँ पर देखिएगा तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले हम निकालेंगे A/B/C, इसका रेशियो हम पहले बराबर करके इसका एक पार्टिकुलर रेशियो निकालेंगे, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए B और B कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर तो बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम कौन सी संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई करें अलग अलग, कि यहाँ पर भी बराबर हो जाए और यहाँ पर भी बराबर हो जाए। तो पहले एक बार समझ लीजिए, जब भी हम दोनों को बराबर करना होगा तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। जब हम 8 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का एलसीएम जब 88 आया था तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके फिर जो आया उसको हम गुना कर दिए। अब यहाँ पर 11 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 से जब 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 8 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 55:11 88 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 88:114 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, 13 104 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब तक आ गया B और B दोनों में जो कॉमन है 88 के बराबर हो गया। जब यहाँ पर B का मान 88 दोनों में कॉमन है तो B का मान हो गया 88। अब इससे पहले जो होगा A का मान होगा, अब इसके बाद जो होगा C का मान होगा, किसके बराबर हो जाएगा, 104 के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर A/B/C का मान कितना आ गया, 55:88:104। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है A किसके बराबर है, A बराबर है 110 के, 110 के बराबर। हमसे पूछ रहा है C का मान कितना होगा, C का मान कितना होगा। देखिए जब रेशियो में 55 आया तो वो 55 110 के बराबर हुआ, तो कैसे हुआ बराबर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अगर B के मान पूछता तो इससे में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसका मान जो आता वही B का मान हो जाता। इसी तरह हम C में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब C में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 108 के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यही आपका 208 आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है एक कुर्सी और एक टेबल का अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और टेबल दोनों पर संयुक्त छूट 26% है तो
मेज पर दी गई छूट क्या होगा? यहाँ पर मेज नहीं होगा, यहाँ पर टेबल होना चाहिए, टेबल। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक कुर्सी और एक टेबल का अंकित कुल 2:3 के अनुपात में है। 2:3 कोई डिफिनिट नहीं है कि कितना होगा। इसको हम 2x/3x मान सकते हैं, इसको 2x या 3x यानी 200/300 भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट करके फिर वही 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी और टेबल का अंकित मूल्य कितना है? कुर्सी और टेबल यहाँ पर दोनों का अंकित मूल्य कितना है? 2:3 है। यहाँ पर हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पर हम 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 200:300 के अनुपात हो जाएगा। अब बोल रहा है कुर्सी पर 20% की छूट देता है। कुर्सी पर 20% की छूट, यानी अगर 200 का 20% कितना होता है? यहाँ पर देख लीजिए 200 का अगर हम 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। मतलब कुर्सी पर वह 40 रुपया का छूट 40 का छूट देता है। अब देख लीजिए बोल रहा है यदि कुर्सी और टेबल पर दोनों पर संयुक्त छूट 26% है, कुर्सी और टेबल दोनों मिलाकर इस पर जो टोटल छूट है 26% के बराबर है, तो टेबल पर सिर्फ कितना छूट देगा? तो उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है टेबल पर दी गई छूट कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त छूट 26% के बराबर है, तो संयुक्त छूट मतलब कुर्सी और टेबल दोनों मिला करके छूट 26% है। तो एक कुर्सी का मान लीजिए 200 है और एक टेबल का 300 है। यहाँ पर हम 200 प्लस 300 करेंगे तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 500 हो जाएगा। 500 का हम अगर 26% करते हैं, 500 का 26%, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 26 से 5 में गुना कर दीजिएगा तो 130 के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए टोटल छूट जब 130 है, जिसमें से कुर्सी पर 40 रुपया का 40 का छूट मिला, तो 130 में से हम 40 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 के बराबर। अब ये जो 90 बचा किस पर छूट बचेगा? ये बच जाएगा टेबल का छूट हो जाएगा ये 90। अब देख लीजिए 300 में से 90 रुपया हुआ छोड़ दिया, 90 का छूट हो गया, तो कितना प्रतिशत का छूट हुआ? 90 का छूट हुआ कितना पर? 300 पर। हमको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसके प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 3 से काटिएगा 90 को तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30% के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 90 रुपये 300 में 90 छोड़ने के लिए उसको 30% की छूट देना होगा, तो 30% आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है P और Q मिलकर एक कार्य को 105 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उस कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर उस कार्य को 126 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो P, Q और R मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अब यहाँ पर देखिए हम बोले थे जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई दे तो यहाँ पर हम 105, 90 और 126, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम ले लेंगे किसका? एलसीएम ले लेंगे 105, 90 और 126 का। तो देखिए एलसीएम करिए तो कितना आता है? 105, 90 और 126 का। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम करिए, यहाँ पर 15 से करिएगा तो 15 7 105, 15 छक्का 90, यहाँ पर 126 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 7 नहीं कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से करेंगे तो 7 के 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर गुना करिए, यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का 90, 9 तिया 27, यहाँ पर हो जाएगा 270, 270 को 7 से गुना करेंगे, 0, 77 49 का 9, इधर 4 बच जाएगा, ये होगा 14 और 4 18।
मतलब कि 15 गुने 6 गुने 7 गुने, क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए, 3 किसके बराबर हो जाएगा? 1890 के। हो गया। चलिए एलसीएम को हटाइए यहाँ पर। अब देखिए, अब बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 105 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए, ये जो एलसीएम आया है 1890, ये 1890 क्या है? 1890 टोटल काम है। पहले आराम से क्वेश्चन समझिए, 1890 टोटल काम है और इस काम को पी और क्यू मिलकर 105 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए यहाँ पर पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करता है? 105 दिन में पूरा करता है। जब 1890 काम को पूरा करने में 105 दिन लगा देता है, तो एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगा देगा? तो देख लीजिए, एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो हम 1890 में हम 105 से भाग दे देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 15 सत्ते 105 होता है, 105, तो इधर कितना बच गया? 6 18, मतलब एक दिन में 18 काम करेगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप। अब आगे देखिए, Q और R मिलकर उस कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर Q है प्लस R है, इसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। कितना काम करता है 90 दिन में? 1890 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1890 में हम जब 90 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 यानी 21 काम करेगा। क्वेश्चन को पहले आराम से समझ लीजिए, 21 काम करेगा। अब अगला स्टेप में हम देखते हैं। अगला स्टेप में बोल रहा है पी और आर मिलकर उस कार्य को 126 दिन में पूरा करता है। अब देखिए यहाँ पर P प्लस आर 126 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 126 दिन में। तो देखिए यहाँ पर जब 126 दिन में करता है 1890 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो हम भाग दे दीजिए। तो एक दिन में यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर है गुना करके है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी संख्या को गुना करने पर 126 पूरता है। तो यहाँ पर 7 छक 42, 42 तिहाई 126 हो जाता है। तो यहाँ पर 15 बच जाता है, 15, यानी एक दिन में 15 काम करेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R एक दिन में, ये भी एक दिन में और ये भी एक दिन में, टोटल एक दिन में कितना काम करेगा? अगर साथ मिलके करेगा तो अब जोड़ लीजिए, 18 और 21 को जोड़िए और 15 को जोड़िए, टोटल काम कितना आता है? तो टोटल काम यहाँ पर हो गया, जोड़िए, 8 5 13 1 14 हो गया और यहाँ पर हासिल एक बच गया, यहाँ पर हो गया 3 4 1 5, मतलब कि 54 काम है जो ये P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R एक दिन में 54 काम करता है। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में 2P है, यहाँ पर टोटल 2Q है और यहाँ पर 2R है। सबको जोड़ करके हम इसको 2 इंटू P प्लस Q प्लस R लिख सकते हैं। कितना? 54 एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 इंटू P प्लस Q प्लस R एक दिन में 54 काम कर रहा है। अब देख लीजिए, इसको 2 से 54 को हम काट देंगे तो 27 हो जाएगा। तो अकेला P प्लस Q प्लस R जो है काम को एक दिन में कितना काम करेगा? 27 काम करेगा। 27 काम करेगा। हमको कितना टोटल काम करना है? हमको 1890 काम जो है कंप्लीट करना है। अब देख लीजिए, जब 27 काम P प्लस Q प्लस R एक दिन में पूरा करता है, 27 काम। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप जैसे तैसे करके शॉर्टकट में आप खुद बना सकते हैं। 27 काम एक दिन में पूरा करता है, तो एक काम कितना दिन में पूरा करेगा? 1/27 दिन में।
तो हमको काम कितना करना है 1890। तो 1890 काम को यहाँ पर P प्लस Q प्लस R को करना है। तो कितने दिनों में करेगा? यहाँ पर 1/27 गुने 1890 लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको काटिए, 9 तिया 27 हो जाता है, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 1 0, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, बराबर 70 दिन हो गया। P प्लस Q प्लस R मिलकर पूरा काम जो 1890 है वो 70 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए यही सब प्रश्न आपको मेरिट के पास ले जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं लंबा कैलकुलेशन समझ करके या लंबा पैराग्राफ देख करके, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको मेरिट में ले जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना होगा एग्जाम में, एक बार आप समझ लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो निम्न में से कौन संख्या लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? हम जानते हैं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जब हम निकालते हैं तो महत्तम समापवर्तक कब निकलता है? जब दोनों संख्या में से जो कॉमन होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। और उसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम समापवर्तक के ही आगे गुणक होता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कोई संख्या 4 समझने के लिए पहले समझिए 4 और 6 ले लिए। जब इसका हम HCF निकालेंगे तो 2 होगा, और LCM निकालेंगे तो यहाँ पर 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो LCM निकला है वो HCF के ही न गुणक है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सीधा समझिए, यहाँ पर एक मिनट गुणक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक कितना है 8, तो 8 का ही कोई गुणक होना चाहिए। मतलब 8 से ही LCM, अगर LCM ये चारों संख्याओं में से वही LCM होगा जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देख लीजिए 8 से विभाजित करिए, जो नहीं होगा वो LCM नहीं हो सकता है। 8 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर 72 8 से विभाजित हो जाएगा, 24 भी 8 से विभाजित हो जाएगा, और 64 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 68 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 68 लघुत्तम समापवर्तक। जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 68 यानी 68 कभी नहीं हो सकता। आपका यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है मोहित 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किमी प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकेंड है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए मोहित नाम का कोई लड़का है। पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए। देखिए पहले वो क्या करता है, घर से कार्यालय जाता है। मान लीजिए ये मोहित का घर है, ये मोहित का कार्यालय है यानी ऑफिस। देख लीजिए जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब कि जब जाता है मोहित घर से ऑफिस जाता है तो उसका चाल कितना रहता है? चाल रहता है 10 मीटर प्रति सेकंड से। और जब आता है उधर से, जब जाता है ऑफिस तो उसका चाल रहता है 10 मीटर प्रति सेकंड। और जब उधर से लौटता है तो उसका चाल x किमी प्रति घंटा। अब देख लीजिए यहाँ पर जब आता है तो किलोमीटर में इसका दिया हुआ है। तो जब देख लीजिए मोहित जब 10 मीटर प्रति सेकंड से जाता है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से में बदलेंगे तो 10 को 18/5 से गुना कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए। 5 से काटिए, 5 दूना 10। यहाँ पर मोहित 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से
जाता है। देखिए दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है, वो डिस्टेंस 200 किलोमीटर भी हो सकता है, 400 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए एक ऐसा पार्टिकुलर नंबर लेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और जटिल नहीं हो और समय ज़्यादा एग्जाम में नहीं लगे। हम मान लेते हैं घर से ऑफिस की दूरी 1 किलोमीटर है, तो इसको जाने में भी 1 किलोमीटर लगेगा और आने में भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका चाल हो गया। अब जब लौटता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब जब वह घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है तो वह टोटल जो जिस चाल से वह दूरी तय करता है उस चाल का औसत चाल क्या है, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हमारे पास है, स्पीड जिसको गति भी कहते हैं, 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 18/5। अब इसको गुना करिए, 18 दूना 36, इधर 3 बच गया, 18 3 21/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब चलिए, अब हम इसका समय का कंपेयर करेंगे। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट मान लिए 1 किलोमीटर है। अब देख लीजिए, जब मोहित घर से ऑफिस की तरफ जाता है तो उसका चाल क्या रहता है, चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना तय करता है, दूरी हम 1 किलोमीटर माने हैं, तो उसको समय कितना लगेगा, 1/36 लगेगा। अब देख लीजिए, जब ऑफिस से जब घर आता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जब ऑफिस से घर आता है तो उसका जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और जो x किलोमीटर प्रति घंटा है उसको उससे कितना दूरी तय किया, तो फिर वापस उसी स्थान पर लौटता है, तो दूरी 1 किलोमीटर हो गया। दूरी जब 1 किलोमीटर हो गया, चाल यहाँ पर x है, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। ये भी समय और ये भी समय, जाने आने का टोटल समय कितना हो गया, 1/36 प्लस 1/x। ये किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, जाने आने में जो चाल है एवरेज कितना है आपके पास, हमारे पास 216/5 है। अब जाने और आने में टोटल दूरी कितना लगेगा, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी 2 होगा। अब उसके लिए चाल कितना है, उसके लिए चाल है 216/5। और जब 216/5 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 गुने 216, 2/216 गुने 5 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर, एक मिनट, चलिए देखते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/108। अब देखिए यहाँ पर 36 और x का जब एलसीएम हम लेंगे तो 36x हो जाएगा। जब 36 को 36x में भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे, 36 से कट जाएगा तो x होगा, फिर x को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो x प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर x से हम 36x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर 36 होगा, 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 36 हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 5/108 के। अब यहाँ पर काटिए तो 3 से कट जाएगा 108, 36 दिया 108 होता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3x प्लस 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। यहाँ पर ये x 5 में गुना करेंगे, x को 5 से, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 108 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर किसके हो जाएगा, 2x के बराबर। इसलिए x का मान हो गया 108/2, यानी 54 km प्रति आवर। मतलब कि x का जो चाल हो जाएगा, जिस चाल से वह ऑफिस से घर लौटा है, वो कितना हो जाएगा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किग्रा था तो शिक्षक का वजन क्या है। यहाँ पर देखिए शिक्षक का वजन पूछ रहा है। देखिए पहले 24 छात्रों के एक समूह है जिसका प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था। यहाँ पर 24 स्टूडेंट पहले था जिसका औसत वजन मतलब एवरेज वेट, यानी मान लीजिए एवरेज वेट कितना था 30 किलोग्राम, 30 किग्रा। अब देखिए आगे बोल रहा है कि जब इस समूह में शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन हमारा 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 24 स्टूडेंट पहले से था, लेकिन इस बीच में एक टीचर यानी शिक्षक को हम शामिल कर लिए, जिसके बाद हमारा एवरेज वजन यानी एवरेज वेट, औसत वजन यानी एवरेज वेट 32 किलोग्राम हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिएगा। तो 32 किलोग्राम कैसे, पहले तो 30 था, अब 2 किलोग्राम टीचर जी के आने से यानी शिक्षक को आने से बढ़ गया है।